इमरान खान ने काम कुछ नहीं किया, सिर्फ धरने दिए। बागों के शहर पेशावर को बर्बाद कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की पीटीआई के गढ़ में ललकार। मर्दान में नून लीग का पावर शो, कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। शहबाज शरीफ ने आज पीटीआई के गढ़ में मैदान सजाया। तहरीक इंसाफ कल तख्ते लाहौर हिलाएगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, 36 कंटेनर्स पर मुश्तमिल स्टेज तैयार। इमरान खान लाहौर पहुंच गए। अहलिया बुशरा बीबी भी साथ हैं। नवाज शरीफ इख्तिदार में आकर मुगल आजम बन गए। वो मुल्क का नहीं, सिर्फ अपनी ताकत का सोचते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तनकीद, कहते हैं अडियाला जेल की सफाई कराई जा रही है। क्या पता मियां साहब लांडी जेल जाते हैं या और कहीं। पीपल्स पार्टी का कल कराची के टंकी ग्राउंड में जलसे का ऐलान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं शहर कायद को कुछ लोगों ने यरगमाल बना रखा था, जो यहां तरक्याती काम नहीं होने देते थे। अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कराची से कामयाबी हासिल करेगी। कराची का अमन पूरे मुल्क का अमन है। यहाँ की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की। वजीर आजम का दारुल सेहत अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह। टंडो जाम में गैस प्रोसेसिंग यूनिट के इफ्तिताह पर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा मुल्क में हर जगह नून लीग के काम नजर आते हैं। सिंध की तरक्की के दावेदार कोई एक काम दिखा दें। इंतखाबात में वोट को इज्जत दिलवाएंगे, नवाज शरीफ का अज़्म। लाहौर में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। आम इंतखाबात और अवामी राब्ता मुहिम पर मुशावरत। नवाज शरीफ जनरल ज़ियाउल हक की पैदावार हैं। वो ऊपर के ऑर्डर के अलावा कुछ नहीं सोच सकते। पीटीआई के फवाद चौधरी का नून लीग के कायद के बयान पर रद्द अमल। मियां साहब को अपने गिरबान में झांकने का मशवरा दे दिया। कहते हैं उनके मुंह से जमहूरियत की बातें अच्छी नहीं लगती। कराची में रेप के बाद कत्ल नन्नी राबिया के केस में अहम पेशरफ। 3 गिरफ्तार मुल्जिमान के डीएनए मैच कर गए। पुलिस ने वाकये को दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। कराची के इलाके न्यू चाली में केमिकल के गोदाम में आग लग गई। 3 अफराद झुलसकर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ था। बहरहाल इन तमाम चीज़ों को आज भी हम अपने प्रोग्राम में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और मुख्तलिफ बारीक बीनी से इसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रेजिडेंट एडिटर बिजनेस रिकॉर्डर मोहतरमा अंजुम इब्राहिम साहिबा। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर आबिद सुलैरी, माहिर मुआशियात। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और इसी तरह से लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है कामरान नासिर साहब ने। आप CEO हैं JS ग्लोबल कैपिटल्स लिमिटेड के। कामरान नासिर, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त प्रोग्राम, क्योंकि मैं ज़रा कैपिटल मार्केट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा पिछले दिनों हमने देखा कि मार्केट में कुछ रिलीफ के हवाले से बात की गई थी। मिफ्ता साहब ने कमिटमेंट दी थी कि कुछ रिलीफ मिलेगा, तो कैपिटल मार्केट्स को कितना रिलीफ मिला, पहले ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं, फिर हम ओवरऑल बजट की बात करते हैं। जी कामरान नासिर साहब, क्या क्या कैपिटल मार्केट की तवक्कात थी और कितना रिलीफ मिला? जी बहुत शुक्रिया इमरान। और मेरा ख्याल है कैपिटल मार्केट्स ने रिलीफ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था और उसमें कुछ चीज़ें थी जिन पे हम सोच रहे थे कि होगा, लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि हमें काफ़ी कुछ मिला। जो मिला उसमें आपका बोनस शेयर्स पे से टैक्स हटाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा ब्रोकरेज रेवेन्यूज पे एक टैक्स लगा हुआ था जो कि एडजस्टेबल नहीं था और फुल फाइनल रिजीम में फॉल करता था। इन्होंने उसको एडजस्टेबल कर दिया। ये मार्केट इसको भी सेलिब्रेट करेगी। ठीक है। तीसरी जो चीज़ है वो है कि सुपर टैक्स के ऊपर एक इशू था कि इसको अबॉलिश करना चाहिए। इन्होंने अबॉलिश तो नहीं किया, तो मैं इसको कहूँगा मिक्स्ड बैग है कि हर साल 1-1% करके उसको टेपर ऑफ कर देंगे। ठीक है। फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिविडेंड के ऊपर थोड़ी सी रैशनलाइजेशन आएगी। और पांचवा हमारा ख्याल था कि जो कि इंटर कंपनी डिविडेंड्स लगते हैं ग्रुप टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर, उसके अंदर भी रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वहां पे रिलीफ नहीं मिला। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स को इन्होंने 1% हर साल रिड्यूस करके 25% पर ले जाने की बात की है। तो मैं से ये कहूँगा कि मोर जिसे कहते हैं कि टुवर्ड्स ऑन द हैप्पियर साइड फॉर द कैपिटल मार्केट्स। लेकिन अगर कोई 2-4 चीज़ें मजीद हो जाती, जैसे कैपिटल गेन टैक्स था, उस पर उसको रैशनलाइज करने की बात की गई थी, लेकिन फिर भी नहीं। तो आप क्या लूट सेल समझ रहे थे? आप क्या लूट मार सेल समझ रहे थे? लूट हो जानी है।
हमारा बिल्कुल ये ख्याल था कि थोड़ी सी लूट सेल होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि पिछले बजट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसको टाइटन किया गया था और जिसका रिजल्ट काउंटर प्रोडक्टिव था। अगर आपने देखा हो तो मार्केट्स 31 मई को अपने ऑल टाइम हाई पे उसके 50,000 53,000 तक गई और जो ही बजटरी अनाउंसमेंट आई है और वहाँ पे कुछ मेजर्स लिए गए, उनकी वजह से मार्केट्स में एक मैसिव स्लाइड आया था। सो अगर आपने अपनी मार्केट्स को प्रोटेक्ट करना और उनको आगे लेके जाना हो और अपनी इन्वेस्टर बेस रिटेल की बढ़ानी हो, तो आपको थोड़े से मेजर्स इस तरह के लेने चाहिए कि जो कि मार्केट को ऑन द हैप्पियर साइड रखें और उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। बहरहाल जो भी लूट सेल एक्सपेक्टेड थी, जैसा आपने कहा, उसमें से काफ़ी कुछ मिल भी गया, जो कि बहरहाल इतनी ज़्यादा मार्केट ने पीछे डिप्रेशन देखा और इतनी नोज डाइव किया कि मेरा ख्याल है कि इसको मार्केट अब सेलिब्रेट करेगी कि कुछ अच्छे मेजर्स लिए गए। हम समझ रहे थे कि थोड़े से और हो जाएंगे, वो अभी नहीं हुए, लेकिन बहरहाल एक केस बन गया गोइंग फॉरवर्ड कि कैपिटल मार्केट्स में बेहतरी आने के इम्कान है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या वाज़ेह फ़र्क आपने देखा डार साहब के रिजीम में और मिफ्ता इस्माइल के बजट में? देखें, जो एक वाज़ेह फ़र्क मैं उसमें नहीं जाऊंगा इन कॉनोटेशन के डार साहब या मिफ्ता इस्माइल का। मुझे मिफ्ता इस्माइल साहब ने जिस तरीके से इंगेज किया विद द बिज़नेस कम्युनिटी और उनके प्रॉब्लम्स को समझा, हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई और हमने बड़ी प्रेजेंटेशंस की उनको, और उनका जो जिसे कहते हैं ना एक पॉजिटिव पॉस्चर टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा हाँ ये प्रॉब्लम है, मुझे समझ आ रही है, मैं इसको हल करने की कोशिश करता हूँ और जाके मुझे कन्विंस करना पड़ेगा, जाके एफबीआर को भी, रेवेन्यू साइड भी देखनी पड़ी, क्योंकि देखें आपके रिसोर्सेज अगर आप बजट में देखें तो वो लिमिटेड हैं। आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि जो कि आप ये कहना कि मुझे एक बॉल मिली और मैं उसको उठा के ग्राउंड से बाहर फेंक दूंगा, इस किस्म के काम नहीं हो सकते थे। सो उन्हीं मीन्स के अंदर रहते हुए आपने किस तरीके से उसको लेके चलना था, तो हमने उनको बाकायदा एग्जाम्पल से समझाया कि बोनस अगर आप उसको टैक्स हटाएंगे तो आपकी आपने उसका फोकस अगर रेवेन्यू कलेक्शन पे है तो फाइंड सोर्सेज जिससे वाकई रेवेन्यू कलेक्ट हो, ना कि काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए कि जिससे कि आपके पास ऑलरेडी जो सोर्स मौजूद है वो भी खत्म हो जाए। सो पीछे जो मेजर्स लिए गए थे वो इतने थॉटफुल नहीं थे, उसके ऊपर किसी ने कोई इतना ज्यादा जहन अप्लाई नहीं किया था। मेरा ये ख्याल है कि इस बार काफी सारे इश्यूज, मतलब इससे पहले जो पॉलिसीज थी वो बहुत ज्यादा थी कि किसी तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया जाए, यहाँ पे अब एक वाज़ेह फर्क देखा गया कि बेस थोड़ी सी बढ़ाई जाए और रिलीफ देकर। बिल्कुल सही। और मेरा ख्याल है कि जो कि ये नॉन फाइलर्स और फाइलर्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, देखिए इसमें कबाहतें ज़रूर आएंगी कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मगर मेरे हिसाब से बहुत ही खुश आइंद कदम है, क्योंकि अगर आपने टैक्स नेट को इंक्रीज करना है तो कहीं से आपने आगाज़ करना था। तो मुझे वो भी मार्केट के लिए बहुत अच्छी एक न्यूज़ लगती है और मेरा ख्याल है कि इसके मुस्बत नताइज ही आपको मुस्तकबिल में नजर आएंगे। हम इस पर डिबेट बिल्कुल कर सकते हैं कि किस तरीके से इसका मैकेनिज्म फिट इन करेंगे, कौन से ऐसे रास्ते होंगे जिससे लोग दाएं से निकल जाएंगे, बाएं से निकल जाएंगे, बट फॉर द फर्स्ट टाइम ये एक बहुत अच्छा मेजर है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान नासिर, आप लाहौर स्टूडियो से शरीक रहे और कैपिटल मार्केट्स के हवाले से आपने जो भी मार्केट की तवक्कात थी उसके ऊपर यकीनी तौर से बहुत सारी चीज़ें आपको मिली भी, और आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि अगर इसी तरीके की जो कमिटमेंट्स मिफ्ता साहब ने दी हैं और आगे आइंदा आने वाली हुकूमत इसको साथ लेके चलती है तो पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छा जो है वो सिलसिला रहेगा। इस्लामाबाद स्टूडियो में अंजुम इब्राहिम साहिबा और उनके साथ डॉक्टर आबिद सुलैरी। जी, आपने किस तरह से देखा कल का बजट पाकिस्तान का? अगेन डेफिसिट बजट, और डेफिसिट तो नहीं था, लेकिन कितनी स्पेस थी? पहले तो ज़रा इसके ऊपर आ जाएं कि आपको भी कुछ शुकूक थे कि हुकूमत को बजट पेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पेश करना चाहिए तो सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए करना चाहिए या पूरे साल के लिए करना चाहिए? मेरा ख्याल में बजट जो है वो 4 महीने के लिए पेश करना चाहिए था। उसकी 2 वजूहात थी। एक तो ये है कि इन्होंने जो बाय ब्रिंगिंग फॉरवर्ड द बजट, इनके पास जो डेटा अवेलेबल था दैट वाज अप टिल फरवरी लेटेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि टाइम लैग होता है 2 महीने का। प्रोडक्शन डेटा जो है एग्रीकल्चर का है, इंडस्ट्री का है, तो इन्होंने 41% ऑफ द ईयर वाज रिमेनिंग और उसकी इन्होंने प्रोजेक्शन की है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द करंट ईयर। तो एक तो मेरा ख्याल में बेसिस गलत है, तो अपने लिए इन्होंने अपने आप को डिसेबल किया है। दूसरी बात जो थी वो ये थी कि इन्होंने बड़े मैसिव चेंजेस किए हैं जी रेवेन्यू में। रेवेन्यू जो इंसेंटिव जिसकी बात कर रहे थे आपके लाहौर स्टूडियो के गेस्ट,
तो उनमें इन्होंने इतनी मैसिव इंसेंटिव्स दिए हैं विच कैन ईजिली बी डिक्लेयर्ड एज प्री पोल रिगिंग, बिकॉज आपको पता है कि ये लोग तो जुलाई 1 से तो इनको गए हुए 1 महीना हो चुका होगा। तो वो जो प्री पोल रिगिंग है वो क्या ये कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी, सबकी डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं। तो ये मेरा ख्याल में उन्होंने जो हरकत की है वो इट वाज नॉट डन इन लेट्स से इन ऑनेस्ट। और जब आप ये कह दें कि आइंदा नामुंतखब हुकूमत जो है वो अपने हिसाब से हमें अमेंडमेंट कर सकती है, तो फिर उसके बारे में मैं सिर्फ एक पॉइंट रेज करना चाहूंगी, वो ये है कि जी ये जो एक्सरसाइज होती है ना बजट की, उसमें ओवर टाइम होता है, प्रिंटिंग में बहुत पैसा लगता है। पीपल आर सेइंग इट्स अबाउट 30 मिलियन रुपीज, तो 30 मिलियन रुपीज को ऐसे फेंक देना वाज मेरे ख्याल में अप्रोप्रिएट नहीं। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू मेक वन पॉइंट। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद अब आज जरा जो हम इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं पूरी चीज़ों का, उसमें आप मुत्तफिक हैं कि ये लैकिंग थी? ज़ाहिर है कि फिगर्स आपके पास पूरे नहीं थे। जब फिगर्स आपके पास पूरे नहीं थे तो फिर जस्टिफाई भी नहीं करता था कि आप पूरे साल का बजट पेश करें। देखिए, मेरा ख्याल है इसको एक से ज़्यादा जावियों से देखने की कोशिश करूँगा। एक तो है कि जो बजट का फार्मूला, दूसरा है जो अभी आप बात कर रहे थे इसकी जो पोलिटिकल कॉनोटेशन गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर तो हम इसको देखें तो एक तो ये फार्मूला बजट है जो कि पिछले 15-20 सालों से हम देखते चले आ रहे हैं। नाजरीन के लिए सिंपल सा इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सूबों को उनका हिस्सा देने के बाद वफाकी हुकूमत के पास 30 खरब रुपए बचेंगे। तो अब मैं खरब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं सिर्फ 30 का इस्तेमाल करता हूँ कि आपकी जेब में 30 रुपए हैं, 52 रुपए के वफाकी हुकूमत को अखराजात करने हैं। उनमें से 41 रुपए के अखराजात वो हैं जिस पे आप कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। ठीक है। 16 रुपए जो है वो आपने सूद की अदायगी में देने हैं, 11 रुपए आपने डिफेंस के लिए रखे हैं, 11 रुपए जो हैं वो सिविल गवर्नमेंट चलाने के लिए, पेंशन और ग्रांट्स, और कोई भी हुकूमत आ जाए इस पे, ये नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर हम कहते हैं इनको, इस पे हुकूमत की डिस्क्रिशन नहीं होती है। सही। अगर आप उसमें 610 जो अरब हैं जो कि रीपेमेंट भी करनी है कर्जों की, वो भी इस्तेमाल कर लें तो ये 47 रुपए बन जाते हैं। यानी 30 रुपए लेके आप घर से निकले, 47 आपने जाते ही अदा करने हैं। और उसके बाद फिर डेवलपमेंट आती है कि जी डेवलपमेंट की किस तरह से होगी और बाकी चीज़ें आप कैसे कर रहे होंगे। PSDP और हर चीज़ जो है वो बाद में आएगी। ठीक। और ये फार्मूला जो है ये हम पिछले 15 सालों से देखते चले आ रहे हैं, 15-20 साल से। सिर्फ ये होता था कि उस वक्त जो डेफिसिट था वो 1500-1600 अरब के करीब होता था। इस दफ़ा ये डेफिसिट जो है ये 2200 अरब रुपए है। और अभी भी इसमें खुशफहमी ये रखी गई है कि इसमें चूंकि इसको 5% जो GDP के अंदर रखना था, फिस्कल डेफिसिट 4.9, तो इसमें सूबों का सरप्लस भी डाला गया है 268 अरब रुपए के। वो सूबे जो हैं वो अपना खर्च नहीं करेंगे, वो वफाकी हुकूमत को मिल जाएगा, जो कि आगे जाके रहेगा सरप्लस। वो आगे जाके पता चलेगा कि सरप्लस सूबे देते हैं या नहीं देते। तो एक तो ये है कि नई हुकूमत जो भी आएगी उसको भी यही पेट फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी ये जो 47 रुपए मैंने बताया, ये तो हर हालत में नई हुकूमत को खर्च करने हैं। तो इसका मतलब है शाहिद खान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म ने कल फ्लोर पे कहा कि आप उसमें तरमीम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और फिर मैं उस वक्त देखूंगा कि आप क्या चेंज करते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता आपकी हुकूमत आती तो वो जो चेंज होती है ना वो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर में होती है, PSDP में होती है। आप ये कर सकते हैं कि अच्छा जी ये 100 अरब यहाँ नहीं, ये यहाँ पे लगाना है, ये इधर नहीं इधर करना है, लेकिन ओवरऑल जो खदोखाल है बजट का वो तो वही रहेगा। अच्छा, अब उसकी दूसरी जो बात आती है वो ये है कि इसमें भी, इस बजट में जितना दस्तावेज़ात को रात को मैं देख सका, 2 मेजर चीज़ें इसमें शामिल नहीं हैं। मसलन जो इसमें आपको एनर्जी के मद में जो सब्सिडी नज़र आती है, ये वो सब्सिडी होती है जो कि आप 3 महीने में ख़त्म कर चुके होते हैं। बाकी जो है अभी उसमें सर्कुलर डेट जो है 1 ट्रिलियन का तो आपका सर्कुलर डेट पड़ा है, वो फिस्कल डेफिसिट के अलावा आएगा। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है आते ही हुकूमत ने अगर प्राइवेटाइज नहीं किया तो उसकी जो अखराजात हैं वो अलहदा से इस पे आ रहे होंगे। इसमें जो दूसरी, अब मैं तरफ आऊँ, जो टेक्निकल चीज़ आती है, यानी ये तो हो गया फार्मूला, इसकी जो पॉलिटिकल कॉनोटेशन आती है वो ये है कि जो इकदामात इन्होंने अनाउंस कर दिए, लेट्स से कि अगर अपोजिशन उन्हीं इकदामात को, चूँकि इसमें से काफ़ी सारे पॉपुलर इकदामात हैं और लोग जो हैं वो खुश हो रहे हैं, सैलरीड पर्सन हूँ मैं खुश हो रहा हूँ कि अच्छा जी मेरा टैक्स ब्रैकेट कम हो गया। बहुत से लोग होंगे वो कहेंगे अच्छा जी एग्जम्पशन मिल गई। स्टॉक एक्सचेंज के भी अभी हमने सुना कि वहाँ पे भी खुशी की लहर है। तो एक तो ये है कि अपोजिशन इनमें से बहुत से जो पॉपुलर मेयर्स हैं उनको ऑन कर ले कि जी अगर हमारी हुकूमत आई तो हम भी ये इन इक़दामात को
आगे जारी रखेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होगा कि फिर रेवेन्यू कहाँ से आएगा, फिस्कल स्पेस फिस्कल स्पेस कहाँ से आएगी। अब फिस्कल स्पेस के लिए जो इन्होंने एक मैजिक फार्मूला दिया है वो है डाटा माइनिंग। तो कल की जो इनकी स्पीच में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हर जगह पे रिलीफ रिलीफ रिलीफ, फिर उन्होंने कहा कि हम डाटा माइनिंग करेंगे। नो, डाटा माइनिंग इज समथिंग जो कि वाकई में प्रैक्टिकल है अगर ये सक्सेसफुली हो सके। आपको याद होगा इससे पहले भी हमारे पास आते रहे कि जी इतने मिलियन लोग जो है उनकी लिस्टें बनी पड़ी हैं, हाँ। उनका रहन सहन उनकी इनकम से मुताबिकत नहीं रखता, उनको डाटा नेट में लाना है, हाँ। तो वो डाटा माइनिंग ही थी जिसपे कभी भी कोई काम नहीं हो सका। हाँ। CNIC को NTN नंबर डिक्लेयर करने का डार साहब ने 3 साल पहले ऐलान किया था, उस पे भी अगेन वो उसकी डाटा माइनिंग पे आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, हो पाएगा डाटा माइनिंग? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बेसिक बात यह है कि पहले भी जब डेटा माइनिंग हुई थी PPP की गवर्नमेंट में, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था पता नहीं 3 बिलियन हमने डिटरमिन किए हैं जो टैक्स। हर साल FBR 600-700 लोगों की बात करती है कि उनको मिलियंस का कह रहे थे, मिलियन सॉरी 3 मिलियन वो कह रहे थे, बट इट नेवर हैपेंड बिकॉज बहुत सारे जो लोग थे उसमें दे वर नॉट एलिजिबल फॉर पेइंग टैक्स, यू नो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरा तो ख्याल में यू नो एट द रिस्क ऑफ बीइंग फैसिशियस, मेरा तो ख्याल में ये शोशा छोड़ते हैं कि जी फलां चीज़ से ले लेंगे, करप्शन को कम करके हम जी इतने ज़्यादा जनरेट कर लेंगे, जी हमारी जो एमनेस्टी स्कीम है उसमें से 5 से 6 बिलियन डॉलर्स आ जाएंगे, बट अनलेस इट हैपेंस इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रही थी जो डॉक्टर साहब ने अभी बताई है कि देयर इज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी जो कि खर्च होना ही होना है, जो कह रहे हैं ना ये, तो इन वन सेंस आई एग्री, बट इन अनदर सेंस बहुत सारे जो मुल्क होते हैं बाज, जब उनको ऐसी इशू आता है जो कि हमारी इकोनॉमी को अभी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी जो है उसको है, और जो डेटा इन्होंने दूसरी तरफ से माइन करके उसको अंडरस्टेट किए हुए हैं, उनके जो इश्यूज हैं, उसके लिए मेरा ख्याल में जो जैसे कि इन्होंने डिफेंस के लिए कहा, डिफेंस के लिए इनको कम करना पड़ेगा, यू नो आई मीन फॉर एक्सपेंडिचर फॉर डिफेंस। जिस तरह इन्होंने कहा कि अबाउट इंटरेस्ट रेट्स जो अभी देंगे बजट में जी, वो इन्होंने फिर और ज्यादा ले लेने बिकॉज दे अंडरस्टेट द बोरोइंग दे नीड टू डू, तो वो भी बढ़ा देंगे, तो वो भी कंट्रोल करने की जरूरत है। रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट, अब इन्होंने 10% ऑन एवरेज बढ़ाते हैं सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो कि हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से जाते हैं, बट 10% इज नॉट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। या तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो, एटलीस्ट दे शुड मेक दैट यू नो टू मेक दैट। जो आर्गुमेंट वो दे रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो डॉलर की डेप्रिसिएशन है रुपए की डॉलर के मुकाबले में, वो चूंकि 11% है, तो वो उन्होंने 10% का फार्मूला जो है मेरी दानिश में उसको सेट ऑफ करने के लिए लगाया है। अगेन जी वो अगर आपने लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो वो तो एलिमेंट नहीं आता ना, एंड यू दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी कंसिडरिंग फॉर अ डोमेस्टिक बजट। तो ये चीज़ें जो हैं, एक तो ये बात मैं कहना चाह रही थी। दूसरी बात ये है जी कि जो रेवेन्यू बेस इन्होंने किया है, जिस तरह के हम ब्रेक में बात कर रहे थे, जो रेवेन्यू इन्होंने प्रोजेक्ट किया 13.4% बढ़ेगा, मगर एट द सेम टाइम मैंने एक डॉक्यूमेंट देखा है FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रिलीज तो नहीं किया, बट आई हैड अ चांस टू लुक एट इट। उसमें जी इन्होंने जो इंसेंटिव्स दिए हैं लोगों को, जिससे कि रिडक्शन है ऑफ टैक्सेस, सेल्स टैक्स रिडक्शन ऑन वेरियस आइटम्स, इनकम टैक्स रिडक्शन जो आप कह रहे थे, आपके भी टैक्स सैलरी लोगों के भी कम हो जाएंगे जिनकी बहुत कितना इम्पैक्ट, तो वो जो इंसेंटिव्स का जितना जो पड़ रहा है मेरा ख्याल में इट इज, और जो इन्होंने फिर एक्स्ट्रा टैक्स भी लेवी किया है ऑन अ लॉट ऑफ आइटम्स, उनका जो एक्चुअल इम्पैक्ट है वो नेगेटिव 91 बिलियन के करीब आ रहा है। 91 बिलियन जी नेगेटिव, इतना बड़ा जो है ये बढ़ेगा कैसे, सवाल ये पैदा होता है। ये 13.4% कैसे अचीव कर रहे हैं जब ये कर, द पॉइंट इज कि ये अगर खुद भी गवर्नमेंट में वापस आ जाते हैं तो इनके लिए तो दे विल नीड टू, ठीक, इस पॉइंट पे आते हैं तो